चलो अच्छा भाई, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए थे ट्रांसफर थर्मल एनर्जी के, ठीक है। उसके अंदर भी देखते हैं, अगर सिमिलर क्वेश्चंस है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। होमवर्क में करना, कुछ नई चीज होगी तो वो तुम लोग को मैं करवाता हूँ। ओके, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट इट्स टेंपरेचर इंक्रीज। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, ज्यादा एक मार्क का पूछा, बस काइनेटिक एनर्जी बोलो और कुछ नहीं बोलना। 3 मार्क का होगा तो सब एक्सप्लेन करना होगा। So let's explain long distance race. He takes water over himself to keep cool, ठीक है। भागते भागते पानी डाल ले अपने ऊपर। Explain in terms of molecules how the evaporation of water keeps the runner cool. बेसिकली इसमें वही evaporation वाला टॉपिक है जिसमें हमने कहा था कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। कूलिंग इफेक्ट क्या होगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, molecule starts, high energy molecule starts to escape, leaving behind the lower energy molecules. So the lower energy molecules having low energy, so low temperature. Low temperature means cooling effect. पहले भी 2-3 बार लिखवा चुके हैं, ठीक है। At one point in the race, a strong breeze blow past the runner and the water evaporates more quickly. Suggest one reason why the water evaporates more quickly in the breeze. ये वही वाला टॉपिक है, हमने कहा था कि factors affecting the rate of evaporation. हमने कहा था if the wind speed above the water, above the surface of water is high, so the rate of evaporation will be high. So directly proportional relation. लिख लो, ये अपना मेंशन करो, ठीक है। पेज नंबर लिख लो। और ये तुमने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो ये पास पेपर पासवर्ड होंगे तो डायरेक्ट पासवर्ड पे लिख लोगे तो इजी रहेगा, वरना फिर तुम कॉपियों पे लिख लिख के जो है ना फिर ट्रेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 135। इसको तुम वीडियो से लेके लिख लेना, अभी यहाँ से स्टार्ट करो। पेज नंबर 135 है, इसमें हम कहते हैं फिगर 4.1 शोज इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ हाउस, ठीक है। हाउस के ऊपर इक्विपमेंट है दैट यूजेस सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस हॉट वाटर। सोलर एनर्जी लेके हॉट वाटर को हॉट करेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर करेगा। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या है? ब्लैक बेस है, ब्लैक बेस है, वो सोलर कलेक्टर है जिसमें ब्लैक बेसिकली, हाँ, इसकी सरफेस ब्लैक है। हॉट वाटर टैंक से यहाँ से जो है वो पाइप्स जा रहे हैं, ठीक है, उसका कॉइल बन रहा है अंदर जाके, और कोल्ड वाटर जो है इन हो रहा है नीचे के वॉल्व से, और हॉट वाटर आउट जा रहा है। ये पूरा सिस्टम है। कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द सोलर कलेक्टर हैज अ ब्लैक बेस। ब्लैक बेस क्यों? ब्लैक इज अ बेसिकली ब्लैक कलर इज अ रिफ्लेक्ट, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट्स मोर हीट। तो बात ये है कि जब आप ब्लैक बेस रखोगे ना तो जितनी एनर्जी यहाँ पे आएगी सोलर से वो ये लूज नहीं करेगा, ये स्टोर अपने अंदर प्रिजर्व कर लेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें आप लिख दोगे बिकॉज द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट, so it will preserve the solar heat. आगे कहते हैं state and explain why the hot water in the solar collector travels to the hot water tank. State and explain why the hot water in the solar collector travels to the hot water tank. ये देख लेते हैं भाई, hot water tank के अंदर क्यों ट्रांसफर हुआ है? क्योंकि भाई यहाँ से आपने कनेक्शन बनाया हुआ है कॉइल का सोलर कलेक्टर में, ब्लैक हॉट वाटर टैंक में। यार इसका अगर मैं बात करूं वैसे तो आंसर तो ये होना चाहिए कि बेसिकली देखो भाई हमारे पास क्या सवाल है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द हॉट वाटर इन द सोलर कलेक्टर ट्रेवल्स टू द हॉट वाटर टैंक। अब सोलर कलेक्टर से देखो यहाँ से कनेक्शन है इधर, ठीक है, जो कि अपवर्ड है। हमने याद है एक्सपेरिमेंट 6 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इसके अंदर कहा था कि वाटर को जो है नीचे से हीट कर रहे थे तो ऊपर जा रहा था, और अगर बीच से ट्यूब को हीट कर दो तो नीचे वाला सॉलिड आइस मेल्ट नहीं कर रही थी। तो इसमें हमने कहा था कि हॉट वाटर राइजेस अपवर्ड्स, ठीक है, हीट राइजेस अपवर्ड्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई since the hot water tank is upward from the solar collector, so heat will travel upward, ठीक है, exactly, ठीक है। तो hot water rises due to convection, ठीक है, सॉरी तो because is due to convection. फिर कहते हैं figure 4.1 does not show any insulation. Explain why it is important to insulate the hot water tank. इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंसुलेशन प्रोवाइड करना, इंसुलेट करना मतलब कोई इंसुलेशन देना, कोई इंसुलेटर मटेरियल लगाना, ठीक है। तो इसका बेसिक रीजन ये होता है कि इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हीट इनसाइड द हॉट वाटर, ठीक है, सो दैट नो हीट लूजेस आउटसाइड द हॉट वाटर टैंक इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, एग्जैक्टली।
Explain how the hot water tank is insulated. आप सिंपली कह सकते हो कि वी कैन यूज एनी इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज वुड, रबर, ठीक है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा तो टाइम बाद, इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है, तो यू कैन यूज एनी इंसुलेटिंग मटेरियल एट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हीट इनसाइड द टैंक सच एज प्लास्टिक, ओ सॉरी, वुड और रबर। अच्छा भाई, आगे है स्टूडेंट प्लेसेस हीटर इनसाइड अ कप ऑफ टी, ठीक है, वालेकुम, तुम आए 7 बजे ही। A student places a small electric heater inside a cup of water. Cup of water में small electric heater रखा है. The student determines the electrical power of the heater. In the space above the cup on figure 11.1, draw the electrical circuit that the student uses, including an ammeter, voltmeter, and a power supply. क्या है भाई? इलेक्ट्रिक हीटर है, वाटर कप है, आपसे कहा है कि भाई इन द स्पेस अबव द कप, कप के ऊपर जो स्पेस है उसमें आप ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक सर्किट दैट यूजेस स्टूडेंट यूजेस इंक्लूड एन एमीटर, वोल्टमीटर, पावर सप्लाई। ठीक है भाई, ये हीटर तो एक तरह की रेजिस्टेंस हो गई। सर्किट बनाने के लिए भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ कि सर्किट बनता कितना। अभी तो आप इसको हिफ्स कर लो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिटेल पढ़ाएंगे तो हमारा मेन टॉपिक रह जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ से, इसके ऊपर ही हम ड्रॉ कर दें। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर हम सर्किट कैसे बनाएंगे। सर्किट में एक होती है बैटरी, ठीक है, और वायर होता है, और इसने क्या कहा, एमीटर और वोल्टमीटर भी डालने हैं ना। ठीक है, बैटरी को तो पावर सप्लाई से डिनोट करते हैं, पावर सप्लाई का मतलब ही बैटरी होता है। ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ V लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो बैटरी हो गई। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर की अगर हम बात करते, थोड़ा सा मैं इसको ना अलग अंदाज से बनाया, जगह नहीं बन रही है, थोड़ा आगे करके बनाता हूँ उसको। शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? नीचे कर दूं पर्दे को? जगह अभी भी कम बन रही है, मैं थोड़ा सा और तरीके से कर देता हूँ। ये बनाया मैं थोड़ा लंबा था इसको। इस तरह का सर्किट बनेगा ये। इस सर्किट में क्या क्या आ गया आपके पास, वायर आ गए, ये हीटर है, हीटर के दोनों एंड से वायर निकले, एक वायर गया पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के, एक गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ से। ठीक है, इनके बीच में ये ए जो है, ये ए कहलाते हैं एमीटर। एमीटर से करंट मेजर करते हैं, ये हमेशा सीरीज में होता है, ऐसे लगता है हमेशा जी। ये नहीं, एमीटर है, करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, हाँ स्केल होगा। और ये है वोल्ट मीटर, जो वी है ना सर्कल में वी,
ये डिवाइसेस के सिंबल हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो बताऊंगा कैसे होता है ये। वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के सामने लगता है, इसको पैरेलल में कहते हैं, ऐसे लगाते हैं। और एम मीटर हमेशा वायर के सीरीज में होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये सर्किट बनेगा, सही है। आगे हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। उससे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं मैं इसकी दोबारा से। अच्छा भाई, कहते हैं द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई इज 12 वोल्ट एंड द करंट इज 4.2 एम्पीयर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द हीटर। हमने पावर का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे? P इज इक्वल्स टू P पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यार 5-6 बार तो सवाल कर चुके हैं इसके। P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई, याद आया? इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। तो हमें करंट भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी गिवन है। वोल्टेज इज 12 वोल्ट, करंट इज 4.2 एम्पीयर। वी विल मल्टीप्लाई देम, गेट द पावर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर? 12 into 4.2 इज व्हाट? कैलकुलेटर नहीं है फिजिक्स की क्लास में, कैलकुलेटर नहीं है। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी होता है भाई, पेपर में क्या करेंगे। ये हो गया भाई 50.4 एम्पीयर, 50.4 वॉट। पावर का यूनिट होता है वॉट। इट इज 50.4 वॉट, नॉट किलोवाट भाई। सच। द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई इज 12 वोल्ट। अच्छा ये पावर मांग ली इसने, ठीक है। आगे क्या कहता है? कैलकुलेट द एनर्जी इनपुट टू द हीटर इन 8 मिनट्स। इनपुट पावर तो पता चल गई, ठीक है, हीटर को कितनी जा रही है। एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? पावर का फॉर्मूला बता दो, नॉर्मली पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ये तो इलेक्ट्रिकल पावर है ना। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला? एनर्जी अपॉन टाइम। भाई कोई फॉर्मूला आज तक मैंने पढ़ा नहीं इसमें न्यूमरेटर में टाइम हो। एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर आपको पता है क्या फॉर्मूला पावर का? तो एनर्जी का क्या हो गया? तो क्या हो गया? VIT हो गया ना, ठीक है। तो या तो VIT दोबारा कैलकुलेट कर लो, या तो जो पावर कैलकुलेट की है उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो। टाइम है 8 मिनट्स, लेकिन हम मिनट्स में नहीं लेते टाइम को, सेकंड्स में लेते हैं। तो 8 इंटू 60 कर दोगे, 480 सेकंड्स हो जाएंगे। 480 इंटू 50.4, ये आ गया 24,192। 24,192। एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट किलोवाट है। वो तो कहा है इसने। वैसे एनर्जी का आंसर क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट, एनर्जी भाई, एनर्जी कितनी पढ़ चुके हैं? थर्मल एनर्जी पूरा चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। एनर्जी का, एनर्जी क्या होती है, किस यूनिट में होती है? तवानाई की बात कर रहा हूँ मैं, ताकत की बात नहीं कर रहा। ताकत पावर है, तवानाई एनर्जी है ना। पावर होती है वॉट में, एनर्जी होती है जूल्स में। याद आया? एनर्जी किसमें होती है बिलाल? जूल्स में। तो फिर वॉट किलोवाट क्यों चल रहा है? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर कहा है किलोवाट आवर में 2, तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई? हम पावर को लेंगे किलोवाट में, वॉट में नहीं लेंगे। हमने वॉट में लेके आंसर निकाला ना, जो कि गलत है। हमारा आंसर क्या आ रहा था पावर का? 50.4 आ रहा था। तो हम इसको किलोवाट में करेंगे। जो चीज वॉट में होती है उसको किलोवाट में कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो 50.4 divided by 1000 will be equals to 0.0504. 0.0504 is your power in kilowatt, ठीक है। अब पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप उसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट आंसर में 50.4 वॉट ही लिखना है। सेकंड पार्ट में आप कहते हैं पावर इक्वल्स टू 0.0504 किलोवाट, और आर में चाहिए आपको टाइम, सेकंड्स में नहीं चाहिए। एनर्जी का है, एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर होगा, तो फिर आपका टाइम भी फिर आर में लिया जाएगा। हाँ, इसको भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर नहीं स्पेसिफाई होता ना तो आप सेकंड्स में लेते, मिनट में तो लेना ही नहीं कभी भी, अनटिल स्पेसिफाइड, ठीक है। तो 8 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं भाई? 8 मिनट कितने आवर्स होते हैं? 8 मिनट जो है वो कोई फ्रैक्शन ऑफ आवर्स होंगे ना। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स।
1 hour equals to 60 minutes. So 8 minutes equals to 8 upon 60 hours. भाई देखो ना, सिंपल सा रूल है, यूनिटरी मेथड यूज किया तो 1 hour equals to 60 minutes, ठीक है? तो 1 minute equals to 1 upon 60, तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई ना, या दोनों साइड पे 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये 60 कट के 1 रह जाएगा, यहाँ 1 upon 60 हो जाएगा, ये आवर ही रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर जितने मिनट आपको दिए उससे मल्टीप्लाई करो, 8 मिनट गिवन 8 into 1 8 ही होता है, लेकिन 8 दोनों साइड पे होगा, फिजिक्स का और मैथ्स का रूल है, तो 8 upon 60 आवर्स होंगे। ये होता है यूनिटरी मेथड, इसको हम दिमाग में मैं तो करता हूँ, नॉर्मली तुम लोग भी करते होगे, मैं बिलीव करता हूँ, ना हो तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करो ऐसे, ठीक है? तो 8 मिनट्स इक्वल्स टू 8 upon 60 आवर्स, तो 8 upon 60 करो तो आपको 8 मिनट्स की कन्वर्जन मिल जाएगी। 8 minutes equals to 8 upon 60 hours. 8 upon 60 is 0.13333 hours, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो किलोवाट से, किलोवाट कितना था 0.0504, तो ये हो गया 0.00672, ठीक है भाई, 672, यही हो रहा है। इतना छोटा किलोवाट क्यों आ रहा है यार? जून 13 पेपर 2 और 11 यही यार आंसर सही है, 0.00672 ना, छोटा बहुत छोटा नहीं, इतने किलोवाट आवर कौन लिखता है, उसको शौक चढ़ा हुआ है, हालांकि मैं होता ना मैं इसको कैंसिल कर देता, किलोवाट को मैं मिलीवाट से कैंसिल कर, 67 वाट आया था सिंपल। खैर उसकी मर्जी भाई, क्या बोल, एग्जाम में तो क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना, ठीक है? तो हमारा क्या आंसर क्या है, 0.00672 किलोवाट आवर, ठीक है? During heating, the student noticed some of the water evaporates from the cup. Describe the idea about molecules of water. What happens during evaporation? ये हम कर चुके हैं पहले बहुत बार, तो इसको आप पूरा प्रोसीजर evaporation में समझा दीजिएगा यहाँ पर। The student finds the amount of evaporation increases when the temperature of the water is higher. Higher temperature का evaporation increase होगी, क्यों होगी? rate of evaporation से हम लोग कर चुके हैं टॉपिक, फैक्टर्स होंगे, जब हाई हीट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट जितना करीब होगा उतना evaporation rate ज्यादा होगा, ठीक है? ये खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन evaporation and boiling ये भी कर चुके हैं, क्लास में भी दिया हुआ है और उसमें लेक्चर में भी दिया हुआ है। The student turns off the power supply and the water cools. Describe and explain how convection in the air causes the water to cool. Convection in the air causes the water to cool. अच्छा भाई, अब इसमें उल्टा होगा, कन्वेक्शन हमेशा पढ़ा है हमने, हीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट गर्म होकर ऊपर जाता है, अब इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा भाई, इसमें आप लिखोगे कि भाई ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, द क्या कहते हैं, the high dense क्या कहते हैं, dense molecules, ठीक है, water having high density will go downward. पहले क्या था, water having low density will go upward. इसमें लिखोगे कि since when the student turns off the power supply, ठीक है, and the water cools, since when the student turns off the power supply and the water cools, so due to decrease in temperature, लिखना शुरू करो, due to decrease in temperature of water molecules, their kinetic energy reduces and the molecules will slow down and contracts, क्योंकि पहले कहा था ना हीट करने से एक्सपेंड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि भाई पहले एक्सपेंड होते थे, हीट करने से, ठंडे होने से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर वॉल्यूम विल रिड्यूस, सारा रिलेशनशिप बनता है ना, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड एंड देयर डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है,
अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी विल इंक्रीज, सो more dense molecules will come downward and releases heat energy to the surroundings to get cool. ठीक है, इसके बाद फिगर 3.1 ये है हमारा क्वेश्चन 3 June 12 paper 2 Figure 2. Figure 3.1 shows the plan of a bedroom and a part of bedroom of house. Other rooms are not shown. ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, मेन रूम है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बेडरूम है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके सामने डोर है, आगे विंडो है, आउटसाइड हाउस है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे. The temperature of the main room, the bedroom and the outside of the house are shown on the figure 3.1. Figure 3.2 shows all the thermal energy heat inputs to bedroom in 1 hour. ठीक है भाई, आपको कहा है कि डोर के थ्रू डोर एंड वॉल फ्रॉम द मेन रूम 50,000 जूल की एनर्जी आ रही है. ठीक है, बेडरूम में. थ्रू वॉल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हाउस 200,000 नहीं, कितनी आ रही है, 2000 यानी कि 2 मिलियन जूल की एनर्जी है. थ्रू विंडोज जो है वो 1 मिलियन की आ रही है, 1 मिलियन जूल की. और फ्रॉम पर्सन स्लीपिंग इन बेडरूम, जो बंदा सो रहा है उसकी भी बॉडी की हीट एनर्जी है वो है 250,000 जूल की. आपको करें सजेस्ट व्हाई मोर थर्मल एनर्जी एंटर्स द बेडरूम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हाउस देन फ्रॉम द मेन रूम. बेसिक सा रीजन है, बाहर की एनर्जी का बाहर ठंडा माहौल है वैसे तो नहीं. तो कह रहा है कि सजेस्ट व्हाई मोर थर्मल एनर्जी एंटर्स द बेडरूम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हाउस. आउटसाइड का टेंपरेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इस वजह से. मैं तो कह रहा हूं ना, बाहर का टेंपरेचर ज्यादा है. ज्यादा बोल रहा हूं, बाहर का टेंपरेचर ज्यादा, तो बाहर की हीट ट्रैवल. हां, तो इसमें हम कहेंगे कि बिकॉज़ हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, सो since the temperature of outside surrounding is more than the inside, so heat will travel from outside to inside. ठीक है, इसको मोर लिख लो अपने हिसाब से. आगे कहते हैं an air conditioner keeps the temperature constant in the bedroom by removing the thermal energy. भाई एयर कंडीशन जो है ना वो किसी ना किसी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होगा थर्मल एनर्जी को निकाल के. Calculate the total thermal energy that the air conditioner removes from the bedroom in 1 hour. अच्छा, 1 hour में कितनी निकालता है. तो यहाँ पर क्या टाइम लाइन दी गई है, कितनी देर की एनर्जी. ये कह रहा है कि भाई एक एयर कंडीशनर को कितनी हीट एनर्जी 1 आवर में निकाल रहा होगा. ठीक है, तो हीट हमारा तो एनर्जी तो अंदर है, तो फिर क्यों कह रहा है कि 1 आवर टोटल. अच्छा, टोटल थर्मल एनर्जी दैट द एयर कंडीशनर रिमूव्स फ्रॉम, गिवन तो है लेकिन टोटल दी हुई है ना 1 आवर का. ऐसे नहीं कर सकते कि ये पूछ कहाँ कर रहा है. कैलकुलेट द टोटल थर्मल एनर्जी दैट द एयर कंडीशनर रिमूव्स फ्रॉम द बेडरूम. और बेडरूम में कितनी है भाई, टोटल है ऐड करोगे ना, इनपुट टू द बेडरूम 50,000 2000 1000 और 215 सबको ऐड कर लो तो टोटल बेडरूम की एनर्जी मिल जाएगी ना. ये सारी एनर्जी बेडरूम की है ना, इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो समझो 50,000 में कितना ऐड किया मैंने, 20 लाख. और एक ये कितना है 10 लाख. 10 लाख और 20 लाख 30 लाख, 30 लाख और 50,000, 30 लाख 50,000 और 2.5 लाख, ये हो गया 3.3 मिलियन जूल. ठीक है, 33 लाख जूल हो गया. 3.3 मिलियन जूल. सिंपल इसकी आपने एनर्जी लिख दी यहाँ पर उठा के, बस टोटल करना था, आपको कुछ टेंशन ही नहीं है ना. इधर आपने लिख दिया 3.3 मिलियन यानी कि 3.3 into 10 to the power 6 joules. 6 joules. इसलिए 3300,000 जूल. सही. आगे चलते हैं. आगे कहता है द इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द एयर कंडीशनर इज 300 वाट.
जो इलेक्ट्रिकल पावर है पता नहीं किस जमाने का 300 वाट का कौन सा एसी होता है भाई। ठीक है भाई, इनपुट पावर जो है वो 300 वाट दे रहे हैं हम उसको। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इनटू द एयर कंडीशनर इन 1 आवर। देखो दी हुई क्या पावर, इनपुट पावर कितनी दी हुई 300 वाट, मांग क्या रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, VIT। सिंपल, हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है और कहीं किलोवाट आवर का चक्कर भी नहीं है, तो जितनी दी हुई उस हिसाब से निकालना है। 300 वाट है, अब देखो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा आंसर आएगा। अगर मेरी मानो तो इसको किलोवाट आवर में दे दो। नॉर्मली जब भी कोई इक्विपमेंट होते हैं ना, उनका आंसर हम किलोवाट आवर में देते हैं, मांगा नहीं भी तो हम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं 300 को तो पहले किलोवाट में करोगे ना, वो तो वाट में है ना। 300 डिवाइड बाय 1000 करोगे ना पहले तो 0.3 किलोवाट आ जाएगा। 0.3 को 1 आवर से मल्टीप्लाई करो, 1 ही आ गया, तो 0.3 किलोवाट आवर लिख सकते हो उसको। तो जरूरत ही नहीं, 1 ही आवर दिया हुआ है, कोई मिनट्स में तो दिया ही नहीं है ना। 0.3 किलोवाट आवर, ठीक है। The air conditioner cools the air at the top of the room. रूम के टॉप पे जो एयर है उसको कूल कर रहा है, ठीक है। This causes a convection current in the room. Explain how the colder air gives rise to the convection current. ये वही convection current का प्रोसेस आपने इसके अंदर बनाना है, ठीक है भाई। नीचे आ जाइए। अब यहाँ कहते हैं फिगर 4.1 shows a food being cooked in an electric grill. इलेक्ट्रिक ग्रिल के अंदर खाना गर्म और रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिसको वायर के ऊपर लेबल लगा हुआ है ना, ये रेड हॉट वो है वायर। अब तो माइक्रोवेव आ गया ना, पहले जमाने में क्या होता कि निक्रोम वायर के रेड हॉट एलिमेंट्स के जो है ना वायर होते थे, जिसके अंदर ओवन टोस्टर वगैरह नाम की चीजें आती थी, याद होगा। तो वो रॉड गर्म होती थी, अंदर टेम्परेचर बनाती थी और उसके बाद चीज गर्म होती थी अंदर की, ठीक है। So there are red hot heating elements above the food and thermal energy heat is transmitted to the food by radiation. Explain what is meant in this case by radiation. Radiation का क्या मतलब है? कौन सी रेडिएशन है? इनविजिबल रेडिएशन, जो IR बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन, हमें याद है पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसके इंफ्रारेड के बारे में कि भाई इंफ्रारेड रेडिएशन जो है हमारी, वो कोई चीज को गर्म करने से उसमें से रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे कि these are the invisible rays, that is infrared radiations which is coming out from any object being heated. ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन IR जिसको कहते हैं ना, कोई भी चीज को हम हीट करेंगे ना उसमें से जो है इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, इनविजिबल रेज होती है। एक्सप्लेन व्हाई वेरी लिटिल थर्मल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द फूड बाय कंडक्शन। कंडक्शन के जरिए से लिटिल हीट ट्रांसफर क्यों होगी इस केस में ना, और इन कन्वेक्शन, एक मिनट, ओके ठीक है, बिकॉज द मीडियम इज देयर इज एयर, ठीक है। कंडक्शन रिक्वायर्ड एनी सॉलिड मटेरियल इन बिटवीन फॉर हीट ट्रांसफर, मोस्टली मेटल्स, ठीक है। कंडक्शन के लिए लिख दो, और कन्वेक्शन के लिए लिख दो कि भाई कन्वेक्शन इंक्लूड्स एनी लिक्विड फॉर फास्ट हीट ट्रांसफर, ठीक है। Draw label diagram to show the structure of a liquid in glass clinical thermometer. बना लेना भाई, वहाँ बनी हुई है आपके लेक्चर नोट्स में, ठीक है। A clinical thermometer is used to measure the temperature of a patient. When removed, the thermometer cools, but it continues to show the maximum temperature reached. Explain how this happens. ऐसा क्यों होता है कि maximum temperature reach पे खड़ा रहता है थोड़ी देर तक? सोचो सोचो, कितने मार्क्स का है? मार्क्स ही नहीं लिखेगी, वो तो ऊपर वाला। भाई इसके अंदर आप लिख दो सिंपल कि सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि इट हैपेंस ड्यू टू, इट मे हैपन मे बी ड्यू टू द लेस सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोमीटर। पहला तो ये सेंसिटिव कम होगा तो देर से पीछे जाएगा। सेकेंडली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन इन द थर्मोमीटर, कंस्ट्रक्शन जो यू शेप कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो मरकरी को होल्ड करके रखता है, फौरन से वापस नहीं जाने देता,
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स लिख दो बताऊंगा। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन in the thermometer, U-shaped construction which holds the mercury to go back suddenly. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसका। During a marathon race, the runner shown in figure 3.1 is very hot. बंदा ही hot है, मतलब ये नहीं बोल सकते body temperature is very high. सही भाई। At the end of the race, evaporation and convection cools the runner. अच्छा, वो भाग रहा है तो जाहिर है एंड पे हवा चलेगी, रुक गया है वो, तो उसके ऊपर जो पसीना है वो खुश्क होगा, उसके बाद उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी हल्की सी। Explain how helps the runner to lose energy. Use idea about molecules and answer। वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि भाई जब मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे सरफेस से, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, उनके एटम का टेंपरेचर कम हो जाएगा, टेंपरेचर कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। Explain why hot air rises around the runner at the end of the race. Hot air rises around the runner at the end of the race. Why hot air rises? Because hot air expands, due to which their density becomes less. So less dense air molecules will rise upward. ठीक है? Due to convection, ये भी लिख देना due to convection। ये एक मार्क का है तो सिंपली लिख दो due to convection, प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी मार्किंग स्कीम पे कर लो तो होगा नहीं, ड्यू टू कन्वेक्शन पे चल जाएगा ये काम। एक मार्क के लिए मांगा ना, जून 8 है क्वेश्चन 3। अब इतना आसान आते नहीं। ठीक है, इसको लिख दो ड्यूरिंग कन्वेक्शन हॉट एयर बीइंग लेस डेंस राइजेस अपवर्ड, बस इतना लिख दो। ठीक है। At the end of the race, the runner is given a shiny foil blanket as shown in figure 3.2. Wearing the blanket stops the runner from cooling too quickly. क्यों? Because blanket is an insulated material। ठीक है, सिंपल। कितने मार्क का है? 6 मार्क नहीं लिख रहे, 3 मार्क्स का है भाई। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, बिकॉज ड्यू टू ब्लैंकेट द एयर हॉट एयर विल बी ट्रैप्ड इनसाइड due to blanket the hot air will be trapped inside as it is a insulating material। second point लिखो, due to this act the convection becomes slower as the molecules are not allowed to escape easily। So third point लिखो, since the blanket is shiny, so shiny surfaces less reflects the heat energy। ठीक है, reflects नहीं, dissipates the heat energy या loses the heat energy। reflects तो वहाँ आएगा रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे। तो शाइनी है ब्लैंकेट, तो हीट को ना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी ना ज्यादा रिलीज करेगी, तो तीनों वजह से ये प्रिजर्व रहेगी। इसके बाद वेव्स का हम टॉपिक अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। मैं वेव्स को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, साउंड पढ़ी थी ना, वेव्स की कैटेगरी पढ़ ली थी शुरू में हमने। मुझे ये पढ़ा था, मैंने कुछ पढ़ाया है तुम लोगों को वेव्स का, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कोरा नहीं छोड़ा है। वेव्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेव्स के अंदर हम पहले जनरल वेव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वेव होती क्या है, इसको वेव में क्या क्या देखते हैं,
उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी टाइप ऑफ वेव्स पढ़नी है। तो भाई वेव्स हमारी क्या चीज है? मैटर हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स स्टडी ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड वेव्स। मैटर हम बहुत पढ़ चुके हैं, वेव्स की तरफ जा रहे हैं। वेव्स है क्या? वेव्स इज एनर्जी कैरियर। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, वेव्स इज द एनर्जी कैरियर which transfers energy from one point to another without changing the mass of the medium। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ले आनी, वेव्स के थ्रू ले जाएंगे। बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वाटर वेव्स। पानी है एक पॉइंट में, आपने एक तरफ हाथ मारा, दूसरी तरफ पानी चला गया, वहां जाके रुक गया, तो जो एनर्जी आपने दी थी वो एनर्जी वहां जाके खत्म हो गई, तो वहां ट्रांसफर हो गई। ठीक है भाई, मास कांस्टेंट है पानी का। ठीक है, तो ये वेव्स है भाई। वेव्स मैकेनिज्म है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव्स की कैटेगरीज है। 2 मिनट आसान हो जाए फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। तो भाई वेव्स के बारे में बात करते हैं। वेव्स जो हैं बेसिकली जो है ना, 2 टाइप्स की होती है। बेसिक कैटेगरी जो है वो, एक तो है मैकेनिकल वेव। ठीक है, 2 नहीं 3 की तरह की, तीसरी आपके कोर्स में नहीं है। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होती है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग वेव हमारे कोर्स में नहीं है, वो ए लेवल्स में। तो हम अभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। अच्छा, मैकेनिकल में भी वेव्स की फर्दर कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी है, लेकिन फर्दर कैटेगरी जो मैकेनिकल की है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं एक, और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये क्या टाइप है? पहले तो हम देखते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फर्क है। मैकेनिकल वेव जो है बेसिकली वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है बीच में। ठीक है, या वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वो मीडियम कोई वाटर भी हो सकता है। ठीक है, या कोई और सॉलिड मटेरियल जो डिफॉर्म हो सके वो भी हो सकता है, जैसे स्प्रिंग। सही है, तो ये तो हो गई मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम होगा तो भी वो ट्रेवल कर जाएंगी, मीडियम नहीं होगा, यानी वैक्यूम भी होगा तब भी वो ट्रेवल कर जाएंगी, और वैक्यूम में फास्टर ट्रेवल करेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे हम बाद में आते हैं, पहले मैकेनिकल के अंदर कैटेगरीज देखते हैं, मैकेनिकल वेव्स में भी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर वेव को जब प्रोड्यूस करते हैं आप, ठीक है, तो आप कोई ना कोई डिस्टरबेंस करते होंगे वेव के अंदर, कोई मीडियम के अंदर। जैसे मैंने वाटर वेव की बात की, मैंने कहा पानी के अंदर एक खड़ा पानी है, सही पानी है, बिल्कुल रुका हुआ स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर में मैंने क्या किया, मैंने नीचे की तरफ पुश किया अपना हाथ। तो आप यहाँ एरोज देख रहे हो, ऊपर और नीचे एरो है, अप एंड डाउन एरोज हैं। तो मैंने समझो अपना हाथ नीचे की तरफ पुश किया, तो वेव कहाँ बनेगी? सामने की तरफ, परपेंडिकुलर जाएगी ना वेव। मेरे हाथ नीचे की तरफ अगर एरो एरो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? पार्टिकल्स है। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम है। जो मीडियम है वाटर है। जब मैंने फोर्स लगाई तो मैंने मीडियम के वाटर को नीचे की तरफ पुश किया। ठीक है, तो थर्ड लॉ मोशन के तहत वो ऊपर की तरफ भी आएगा। लेकिन होगा क्या? उसके बस उसके नतीजे में, उसके कंक्लूजन में, एज अ रिजल्ट एक वेव सामने की तरफ बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वेव क्या हुई? परपेंडिकुलर हो गई। तो जब भी अगर ऐसा होगा ना, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, यहाँ लिखा हुआ है देखो, द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन or perpendicular to the wave direction, then such a wave is called transverse wave. That is water wave or waves on a rope or string और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे आपने रस्सी पकड़ी, 2 एंड से 2 लोगों ने पकड़ी, एक जगह से आपने हिलाई, जोर से ऊपर नीचे किया, झटका दिया, वेव सामने की तरफ गई। ठीक है, आपने मीडियम ऊपर नीचे किया, वेव सामने गई, तो ये क्या हो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव गई ना मीडियम के पार्टिकल से, तो वो ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल डायरेक्शन में जाती है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? आपने जिस डायरेक्शन में मोशन की है ना पार्टिकल की, उसी डायरेक्शन में वेव भी बनेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ आपने एक मास लगाया हुआ ब्लॉक का, ठीक है, वो आपने खींचा, पीछे की तरफ छोड़ दिया, तो आगे पीछे होगा ब्लॉक, तो स्प्रिंग भी आगे पीछे होगा, वेव भी आगे पीछे बनेगी। ठीक है, सामने परपेंडिकुलर नहीं बनेगी, पैरेलल बनेगी, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बहुत मशहूर एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के अंदर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। ठीक है, अब आपको हम देखते हैं कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेव्स में हम पढ़ते हैं। उन टर्म्स का पहले पहले मैं वन बाय वन बताता हूँ। नंबर 1 टर्म है क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी वेव। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे कवर किया हो ना वेव ने, वो क्रेस्ट होता है। जैसे यहाँ पर है हाईएस्ट पॉइंट, ये क्रेस्ट है। ट्रफ क्या है? सबसे डीपर पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे नीचे कहाँ तक गई वेव,
ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस का, नीचे जाना जरूरी नहीं कि हर चीज ऊपर नीचे हो, कोई आगे पीछे भी तो होती है। तो जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होगा ना वो क्रेस्ट होगा, जो लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होगा वो ट्रफ होगा। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान में रखना है। स्प्रिंग क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो ट्रफ, और छोड़ दिया तो क्रेस्ट। लेकिन स्प्रिंग में ये नाम बदल जाते हैं, जैसे वाटर वेव्स वगैरह उसमें ऊपर नीचे होता है ना, जो चीज ऊपर नीचे होगी उसमें हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ। स्प्रिंग में क्या है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स है ना जिनमें कंप्रेशन हुआ, करीब आ गया स्प्रिंग, तो उस पॉइंट को कहते हैं कंप्रेशन। और जो खुले खुले पॉइंट होते हैं ना जब स्प्रिंग एक्सटेंड होता है तो उसको कहते हैं रेयरफैक्शंस। ठीक है, जो करीब वाले पॉइंट को कहते हैं कंप्रेशन, दूसरे को कहते हैं रेयरफैक्शंस। ठीक है, crest or trough definition, the part of the wave above the mean level is crest and below the mean level is trough. जो नीचे का सारा एरिया है वो trough है, वो ऊपर वाला जो है वो crest है। Amplitude, amplitude is the maximum displacement. कोई वेव कितना हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो उसका एम्पलीट्यूड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंडुलम को वाइब्रेट कराना है, मैं पेंडुलम को ऊपर तक ले गया, मैंने छोड़ दिया, तो पेंडुलम जितना ऊपर से आएगा मैक्सिमम हाइट वो होगी, फिर तो हाइट छोटी होती जाएगी ना, उसके नीचे होता जाएगा, अगले राउंड में नीचे आएगा और अगले राउंड और नीचे आएगा। जो सबसे ऊपर गया था वो एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव के लिए। हाँ, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है, ये डिस्क्रिमिनेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई वेव होगी ना वो उस पर ये सारी डेफिनेशन अप्लाई होती है, डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, लेकिन ये अप्लाई होंगी, डेफिनेशंस चेंज नहीं होंगी। एम्पलीट्यूड इज द हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट व्हिच विल रिमेन एज इट इज। एक ही वेव पे सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, हर वेव पे अप्लाई होंगी ना, ये मतलब अगर सिंगल वेव जा रही है तो उसमें सारी प्रॉपर्टी सब पे होंगी। ये वेव का मतलब एट्रीब्यूट है, ये मैटर का तुम्हें पता है मास होना चाहिए उसके अंदर, मैटर की लेंथ होनी चाहिए, मैटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने चाहिए, मैटर है। हमारे पास वेव की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वेव को देखने के लिए वेव में आपको सबसे पहले देखना होगा एम्पलीट्यूड। वेव हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर करता है वो एम्पलीट्यूड है। वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, फिर वेव की वेव लेंथ होती है कि एक वेव कितनी लंबी है। वेव लेंथ कैसे पता चलेगी भाई, वेव लेंथ टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये आपकी वेव लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ना वो इस वेव को डिनोट करेगा। क्यों, इसका सिंपल रूल ये कि वेव अपने आप को जहां से रिपीट करना शुरू करेगी ना वहां से नई वेव बनना शुरू होगी, इसका मतलब पुरानी वेव खत्म हो जाएगी। तो कोई भी रिपीटेड पॉइंट ले लूं, मैं क्रेस्ट के बिटवीन ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ से इन दोनों के बिटवीन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से क्या इस पॉइंट से बिहेवियर देखो, वेव नीचे जा रही है ना, तो यहाँ से तो ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट तो सिमिलर नहीं है। हाँ, यहाँ से नीचे जा रही है, तो यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से जा रही है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगा। कोई भी दो सिमिलर वेवियर पॉइंट्स होंगे ना किसी वेव के ऊपर, उनके बिटवीन डिस्टेंस ले लो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी कि भाई पूरी वेव यहाँ पूरी होती है। ठीक है, आइडियली तो क्या होता है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया इस वेव का, ये रहा 0 पॉइंट, ये वेव दोबारा खत्म कहाँ हुई यहाँ पे, क्योंकि दोबारा ऊपर जा रही है ना, ये पैटर्न दोबारा कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट वेव की लेंथ यहाँ तक खत्म हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ, सही है। और इस वेवलेंथ को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गई डेफिनेशन। टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है तो उसका यूनिट सेकंड्स में होगा, वेवलेंथ क्योंकि डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर्स होगा। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी के बड़े नाम सुना होगा, हर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को रिलेट करो टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है, या वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, कुछ भी कह सकते हो, ऑसिलेशन ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। वेव की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू अननोन है यहाँ पे, है ना। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, टाइम की वैल्यू नोन है 1 सेकंड, वेव्स की वैल्यू अननोन है। आप यहाँ कहते हो कि भाई नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड टाइम पीरियड में क्या था, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम का नहीं पता, लेकिन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। वन वेव का पता है, वेव इज कांस्टेंट दैट इज 1। इन फ्रीक्वेंसी you have the constant value that is 1 second. In 1 second how many waves is being completed is called frequency. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी जल्दी वेव बन रही है। तो टाइम आपने एक रखा, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, किसी में 2 बनी, किसी में 3 बनी, किसी में 4 बन रही है, जिसकी जितनी वेव बनेगी उसकी वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, वो तो खैर फ्रीक्वेंसी टेबल होता है ना, वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के अमाउंट ऑफ ये वगैरह, हाँ वो डेटा की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको डायरेक्टली वेव से रिलेट नहीं कर सकोगे आप। वो कॉन्सेप्चुअली तो सही है लेकिन वेव की प्रॉपर्टीज में नहीं आता वो।
अब ठीक है, आपने कहा भाई ये फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो गई, कितनी फ्रीक्वेंट वेव बन रही है। इसकी एग्जांपल मैं क्या दूंगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे बताता हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन ऑनलाइन जो होगी तो फिजिकल देखो। ये तुम्हारी वेव है, तुमने वेव बनाई भाई, ये बन गई। एक दूसरी वेव हमने बनाई, एम्पलीट्यूड इसका कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये बड़ी वेव है। ठीक है, टाइम पीरियड, वेव लेंथ देखते हैं भाई। वेव लेंथ, ये वाली वेव की वेव लेंथ लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है, इस सिंबल को कहते हैं वेव लेंथ के सिंबल को लैम्डा। ठीक है, वेव लेंथ कितनी है भाई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ खत्म हुई, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ खत्म हुई। तो यानी कि जो सेकंड छोटी वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसकी वेव लेंथ ज्यादा है। ठीक है भाई, क्योंकि वो बाद में जाके खत्म हुई है, तो लंबी वेव है वो। ठीक है, वेव लेंथ ज्यादा है। टाइम पीरियड को देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। ठीक है, टाइम इसका कम लगेगा, जो लंबी वेव होगी उसका टाइम ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा होगा ना। तो दूसरी वाली वेव की वेव लेंथ ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पहली वेव का टाइम पीरियड कम है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा, यानी कि पहली वेव मोर फ्रीक्वेंट है, यानी कि पहली वेव अपने आप को जल्दी प्रोड्यूस कर देगी दोबारा बनिस्बत दूसरी वेव के, क्योंकि दूसरी वेव क्या है, उसका टाइम पीरियड बड़ा है, वो लंबा टाइम लेती है अपनी वेव कंप्लीट होने में, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी ना भाई। जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैं कहूंगा भाई ये जल्दी आ जाता है क्योंकि जल्दी दोबारा आ जाता है, क्यों, क्योंकि जल्दी चला जाता है ना। जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है बात। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होना तो क्या चाहिए, 1/सेकंड होना चाहिए ना भाई, क्योंकि टाइम पीरियड का सेकंड होता है। लेकिन मशहूर रॉबर्ट हर्ट्ज के हिसाब से इसको हम हर्ट्ज के नाम से लेते हैं। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ। इसको लिखते कैसे, कैपिटल H स्मॉल z। सही है, आपने सुना होगा गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ये क्या होती है, आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। प्रोसेसर के अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेशन बनाता है, जो आपके कंप्यूटर के स्पीड को डिटरमिन करता है। तो ठीक है, उसमें आपके तो गीगा हर्ट्ज का 5 गीगा हर्ट्ज का मेरा प्रोसेसर है, तो 5 गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या, गीगा का मतलब 1 × 10⁹ ठीक है, तो 5 × 10⁹ का मतलब कितना हुआ, 6 × 3, तकरीबन 50 करोड़ वेव्स बन जाएंगी एक सेकंड में आपकी। तो मतलब अगर मतलब जिस तरह कंप्यूटर चिपसेट है उसमें अगर रजिस्टर होता है गीगाहर्ट्ज अगर ज्यादा है, अगर हर्ट्ज ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। गीगाहर्ट्ज ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, हर्ट्ज ही तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। वो जल्दी की बात करो तो वो टाइम पीरियड होता है, तुम्हें जाना तो नहीं है, ये 8 तक ले जाओ क्लास, 8 तक 8 होने वाले। हाँ तो हो गया टाइम, कहीं जाना था, नहीं वो दोस्तों से जाना था, मैंने मना कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, फिर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी का समझ में आ गया, यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड्स। ऐसा यूनिट अगर कोई मांग ले पेपर में, ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो 1/सेकंड लिखना होगा। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना फ्रीक्वेंसी, ये तो कॉमन यूनिट है ना हर्ट्ज, यूज हर जगह हर्ट्ज होकर पूछेगा नहीं वैसे। नहीं एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा यूनिट 1/सेकंड ही है। फेज, फेज क्या होता है, फेज बेसिकली होते हैं दो वेव्स अगर हैं आपस में तो उनके बिटवीन कितना डिफरेंस है। अभी हमने बताया ना, एक वेव आगे जा रही है, एक वेव पीछे जा रही है, तो कौन सी वेव आपस में फेज में है, कैसे फेज, एंगल्स कितने उनके बिटवीन, क्या एंगल है। जैसे कि एक वेव दूसरी वेव से परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, 30 डिग्री आगे है, 40 डिग्री पीछे है, तो दो वेव्स के बिटवीन कितना एंगल है, कितना डिफरेंस है, उसको कहते हैं फेज। द पॉइंट्स ऑन अ वेव आर इन फेज इफ दे आर एट द सेम डिस्प्लेसमेंट एंड मूविंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेव्स की डायरेक्शन में फर्क है, यानी कि डिग्रीज में आगे पीछे है वेव्स, तो हम कहेंगे दीज वेव्स आर नॉट इन फेज। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे इन फेज, और अगर एंगल में फर्क है तो हम कहेंगे दिस मच डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, नहीं नहीं ये तो इतना तुम्हारा नहीं आएगा ओ लेवल में, सिर्फ वो डेफिनेशन तक आता है। फिर आखिरी दैन द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेव स्पीड। वेव स्पीड का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेव स्पीड का मामला हर वेव के लिए है। वेव फ्रंट नहीं पढ़ा, अच्छा वेव फ्रंट आखिर में पढ़ाता हूँ चलो।
वेव स्पीड का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी वेव होगी उस पर अप्लाई होगा ये। वेव स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। तो किसी भी वेव की अगर स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उसकी स्पीड बदल जाएगी। सही है, इसे कहते हैं वेव इक्वेशन। Wave front is the imaginary line on a wave that join all the points which are in same phase. किसी वेव के ऊपर सेम फेज पे जो पॉइंट्स होंगे ना उन सबको ज्वाइन करोगे ना, तो आपको एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करना नहीं है, आपको एक बिहेवियर मिल जाएगा वेव का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेव बन रही है ऐसे, सारे पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में ना, सब प्लस में, ये एक इमेजिनरी लाइन आपने खुद ध्यान में बना लिया ना कि यार ये वेव अगर खत्म हो रही है तो उसका मतलब ये दो लकीरों के बीच में चल रही है ऐसे। तो ये इमेजिनरी, ये बिहेवियर ऑफ द वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव की बात करते हैं कि एक वेव किस डायरेक्शन में किस तरह से प्रोपगेट करे, इसका बिहेवियर ऑफ ट्रैवलिंग वो हमें वेव फ्रंट बताता है। ठीक है, फिर आता है हमारा रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू ऑब्जर्व द वेव पैटर्न, हाउ द वेव इज मूविंग। ठीक है, आपने क्या लिया भाई एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपके पास apparatus क्या क्या होंगे। सबसे पहला apparatus आपके पास है ग्लास टैंक, एक ग्लास टैंक है विच शुड कंटेनिंग अ वाटर। ठीक है, दूसरा है वाइब्रेटर विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स। ठीक है, ये वाइब्रेटर आपने जैसे एक तरह का डिपर नहीं होता, वाइपर होता है, उसको आपने पुश किया डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका पानी मूव करना शुरू कर गया। फिर थर्डली यू नीड अ लैम्प जो कि आपकी वेव्स को इल्यूमिनेट करे, वेव के ऊपर शाइनिंग प्रोड्यूस करे, ताकि वेव्स को मूव करते हुए देख सकें सही से। पानी को जाहिर व्हाइट होता है, उसमें कोई लाइट मारोगे तो दिखेगी ना वेव का पैटर्न। देन स्क्रीन विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑफ वाटर वेव, सामने एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर उस लाइट की वजह से इमेज बने कि किस तरह से वाटर वेव बन रही है। कैसे करेंगे भाई ये एक्सपेरिमेंट, ऊपर ये लैम्प सोर्स ऑफ लाइट ऊपर हो गया, ऊपर से लाइट मारेंगे, नीचे पानी रखेंगे, उसके नीचे स्क्रीन रखेंगे और ये डिपर से चलाते रहेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, टू स्टडी द वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स, कीप द पीस ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द टैंक, नीचे अंदर आपने पीस ऑफ पेपर रख दिया, प्रोड्यूस द वाटर वेव्स विद वाइब्रेटर, वाइब्रेटर से आपने ऊपर नीचे किया, आपने जो है वेव्स प्रोड्यूस की। द पीस ऑफ पेपर वाइब्रेट्स अप एंड डाउन ऑन इट्स फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब पीस ऑफ पेपर बता रहा है कि मीडियम जो है ना वाटर के वेव्स का, वो ऊपर नीचे हो रहा है, और आपको शोइंग दैट द वाटर वेव्स आर अप एंड डाउन ऑन फिक्स्ड पोजीशन, शोइंग दैट वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स। आप क्या कर रहे हो, पेपर आपको बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, मीडियम के जो मॉलिक्यूल है, और जो स्क्रीन दिखा रही है वो दिखा रही है कि परपेंडिकुलरली वेव सामने की तरफ जा रही है। इसका मतलब आप कंफर्म हो गया कि इट इज द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, फिर आता है टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपने एक इंसिडेंट रे शाइन करवाई किसी शाइनी सरफेस पे। ठीक है, स्ट्रेट बैरियर रिफ्लेक्टर है, जो वेव आपने जिस वेव को भेजा शाइनी सरफेस पे, आपने देखा जिस एंगल से गई उस एंगल से वापस आ गई। तो ये आप रिफ्लेक्शन के चैप्टर में पढ़ोगे कि जिस डायरेक्शन जिस एंगल पे वेव जाती है ना, उसी एंगल पे वापसी आती है, उसका मतलब कि ये लॉज और रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया, वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट बैरियर। टू स्टडी द वाटर रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब होता है, वेव जो है रिफ्रैक्ट करेंगी। रिफ्रैक्ट कैसे करेंगी, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाना। ये कब होता है, जब भी कोई लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी कि हैवियर मीडियम में कोई लाइट वेव या कोई भी और साउंड वेव कोई वेव जाती है, ठीक है, वो अपने पाथ को चेंज करती है। ठीक है, कैसे चेंज करती है यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट मेक द वाटर डीप एंड शैलो बाय कीपिंग द ग्लास बॉक्स इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर आपने ग्लास ब्लॉक डाल दिया पानी के। When the waves enter from the deep shallow water, then frequency remains same. क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। जब वाटर बीइंग लेस लेस डेंस देन ग्लास ब्लॉक जो सॉलिड है तो और ज्यादा डेंस हो जाएगा, तो उसमें से जब वेव बन के आपकी लाइट वेव गुजरेगी लैंप के थ्रू, तो स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी तो वेवलेंथ आपकी छोटी हो जाएगी। सही है, आपने कहा भाई लैम्डा डिक्रीजेस, लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, स्पीड डिक्रीजेस, स्लो हो गई भाई, वेलोसिटी v2 डिक्रीजेस, v2 इज लेस देन v1। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खैर अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम लोग रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दो भी, लिख लेना, मैं जब रिफ्लेक्शन पढ़ा दूंगा ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है भाई, हमारे पास 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
देयर इज अ बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम में हमारे पास कहाँ से शुरू होता है स्पेक्ट्रम? मैं राइट साइड से शुरू करूंगा। सबसे पहले आती है रेडियो वेव, ठीक है, जो सबसे लेस हार्मफुल है, और हाई ट्रांसमिशन वेव्स हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक भेजी जा सकती हैं, जैसे रेडियो का सिग्नल, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस से जा सकते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इस वजह से ये लेस हार्मफुल है सब। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, माइक्रोवेव पे आएंगे, तो माइक्रोवेव थोड़े से फ्रीक्वेंसी में हाई है रेडियो से, तो ये गर्म करते हैं, खाना गर्म करने के काम आते हैं, ठीक है। इनकी ट्रांसमिशन बहुत हाई नहीं होती होती है, लेकिन रेडियो से बहुत कम होती है। रेडियो तो मतलब किलोमीटर तक ट्रांसमिशन करता है ना, ये इतना नहीं होता, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करता है। Then you have IR, that is infrared radiation. Infrared radiations क्या होती है? ये भी इनविजिबल रेज है। ये कोई चीज को गर्म करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है। देन यू हैव विजिबल लाइट, जो लाइट नॉर्मल हम लाइट देखते हैं ना, जो इसकी सोर्स क्या है? ये तो सनलाइट है या तो हैलोजन बल्ब्स हैं, लेजर्स हैं, ठीक है। फिर आता है अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशंस, ये कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है, ठीक है। यूवी रेडिएशंस फिर और फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ कम होती जा रही है। ऐसा क्यों अभी बताऊंगा मैं। फिर मतलब लाइट रेज की कम होती है, इंफ्रारेड से कम होती है, लेकिन यूवी से ज्यादा होती है। फिर आप आते हैं एक्सरेज पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ये ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। इसीलिए बहुत छोटी छोटी जगहों से ये चली जाती है, आपके बोन्स का एक्सरे भी दे देती है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट डेंजरस वेव दैट इज कॉल्ड गैमा रे, सबसे लास्ट में जो वाई टाइप बना हुआ ना, ये है वाई। यस, कंप्यूटर में सिंबल इस तरह का होता है ना इसका, वरना गैमा जो है ना वो इस तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट, ये गैमा का सिंबल है, ठीक है। गैमा रेस कहलाती हैं। इट दीज आर द मोस्ट डेंजरस वेव्स ना। इसका यूज ज्यादातर एटम बॉम्ब्स में होता है, या फिर कीमो रेडिएशन जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है उसके लिए होता है, ठीक है। बहुत हाईएस्ट, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जो कि मतलब एक्सप्लोड करते हैं किसी चीज को, ऐसी, ठीक है। अब बात सारी आ गई भाई यहाँ पर। अब गेम क्या है? यहाँ पर गेम है बिटवीन लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने कहा था V इक्वल्स टू एफ लेमडा, यहाँ पर सारा गेम इसी का है, V इक्वल्स टू एफ लेमडा का। जोर से जा रहे हैं, स्प्रिंग नहीं लगा है, मैंने इसमें कुछ कूलर होगा, डायरेक्ट छोड़ दिए, कंस्ट्रक्शन का फ्लो है। V इक्वल्स टू एफ लेमडा जो है वो इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव का। एक बात नोट कर लो, all the electromagnetic waves have a constant speed in vacuum, and that constant speed is 3.0 into 10 to the power 8 meters per second, ठीक है। इन वैक्यूम, हाँ सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम में सबकी स्पीड एक ही होगी जो कि कांस्टेंट है, और दिस इज द हाईएस्ट स्पीड व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन दिस होल यूनिवर्स अंटिल नाउ। इससे ज्यादा फास्टेस्ट दुनिया में कोई चीज अभी तक पता नहीं चली, रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि बिजली की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है, तो बिजली नहीं, सॉरी, वो लाइट की, रोशनी की रफ्तार क्यों है? क्योंकि रोशनी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ लाइट का स्पीड नहीं है, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही स्पीड है। तो टू कीप दिस स्पीड कांस्टेंट वी हैव टू प्ले अराउंड with these two quantities, that is frequency and wavelength, ठीक है। so if the frequency is increasing, so the wavelength will be decreasing with the same proportion, ठीक है भाई। जितने प्रोपोर्शन से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतने ही प्रोपोर्शन से वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। भाई बात ये है 2 into 3 is 6, so as 3 into 2 is also 6, ठीक है भाई, फाइन। The electromagnetic wave speed will remain constant until and unless the frequencies of wavelength are being transferred with each other. Okay? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इससे तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि भाई while moving from the radio waves towards the gamma rays, what we are doing, what we are changing, what is being changed from radio waves to gamma rays, the frequency is being increased and the wavelength will be decreased, ठीक है भाई। अब इसमें कोई कहता है कि यार कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, तो ये नहीं होता। हर चीज अपने वक्त के हिसाब से अच्छी और बुरी है, उसका यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। फॉर हाई एंड ट्रांसमिशन, यानी कि दूर की ट्रांसमिशन आपको चाहिए, डिस्टेंट ट्रांसमिशन, सो यू नीड रेडियो। वहां पे आप गैमा यूज ही नहीं कर सकते। गैमा हैज अ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ, इट कैन नॉट ट्रेवल विद फ्यू मिलीमीटर्स और मीटर्स, ओके। whereas radio waves is capable of moving with to the kilometers of distance, ठीक है, शहर के शहर चली जाती है ना, तो ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज हो जाती है। फिर माइक्रोवेव्स यूज टू हीट अप द फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिपेंड करता है उनका मास कैसा है, बहुत हाई मास मैसिव ऑब्जेक्ट होगा तो जल्दी हीट अप नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these all waves are transverse। सबसे पहली बात ये तुम्हें पता है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब के सब ट्रेवल करती हैं टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ देयर मीडियम, ओके। दूसरा क्या, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, दिस इज द एडेड एडवांटेज they have above all other waves, that is mechanical waves. Then they travel at a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second. They do not carry any charge, इन पे चार्ज नहीं होता, ठीक है, दे आर न्यूट्रल, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ओके। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये मास नहीं है, चार्ज मास कैरी करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन पे चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये वेव है, ठीक है। इस वजह से चार्ज नहीं कैरी करते, तो ये किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से ना ये अट्रैक्ट होंगे ना रिपेल होंगे, ना किसी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे ना रिपेल होंगे। Then they are not affected by electric magnetic field. Next point is that they transfer energy from one place to another, क्योंकि ये वेव है तो करते हैं ये काम। Then they obey laws of reflection and refraction, क्योंकि ये वेव है तो हर वेव रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ओबे करेगी, ठीक है। इम्पोर्टेंटली ये सारी चीजें याद करना भाई, ये पेपर में इसके बारे में सवाल इसी तरह आते हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टी, कौन सी चीज क्या करती है। अब इसकी ओरिजिन और डिटेक्शन की बात करते हैं भाई। गैमा रेज है, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से मिलती है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होती है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, the material which have the atomic number greater than 82 are all radioactive। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस को इमिट करते हैं और अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं। सो दीज आर द नेचुरली रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ओके। सो ऑल द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स emits 3 kind of radiation, that is alpha, beta and gamma। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो उनमें से गैमा रेज निकलती है। गैमा रेज इज द ओरिजिन, इट्स ओरिजिन इज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, और सेकंड ओरिजिन इज कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज इट इज बिटवीन द स्पेस एंड द अर्थ, बिटवीन द स्पेस लेयर्स, ठीक है। अच्छा, इसका डिटेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द फोटोग्राफिक फिल्म्स। फोटोग्राफिक फिल्म्स पता है, जो कैमरे की रील होती है ब्लैक कलर की, देखी होंगी, उनका उनके ऊपर जब भी कोई रेज आती है तो उधर वो मार्किंग कर देते हैं, उन रेज की पैटर्न की मार्किंग हो जाती है, निशान आ जाता है कि यहाँ से यूं गुजरी थी, उस पर निशान छप जाता है, ठीक है। वो इफेक्ट कर जाती है ना, वो पे कोटेड मटेरियल होता है ना, ठीक है, सेल्यूलोज मटेरियल होते हैं वो उससे, हाँ एग्जैक्टली, जहाँ से लाइट गुजरेगी वहां पे उसका शेड बन जाएगा, फिर उसको डेवलपर से डेवलप किया जाता है। दूसरा क्या डिटेक्टर इसका गैमा का, गीगर म्यूलर काउंटर, ये भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गीगर म्यूलर काउंटर क्या है, ये भी जो है ना डिटेक्ट करता है कि कोई भी इसके पास से ना कभी गैमा रेज गुजरेगी ना, वो डिटेक्ट कर लेगा और काउंटर होता है उसके, उसमें रिकॉर्ड कर लेगा 1 2 3 बीप आती रहेगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह। सेकेंडली एक्सरे, एक्सरे में एक्सरे ट्यूब्स, जो एक्सरे मशीन्स होती हैं जिससे हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे स्कैन होता है, तो वो एक्सरे ट्यूब्स होती हैं, इनको भी डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म या फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स। फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स क्या होती हैं, वो स्क्रीन होती है जिन पे आप जिंक सल्फाइड मटेरियल लगाते हैं ताकि उन पे जो भी रेज आए तो वो चमकना शुरू हो जाए। अगर बिल बोर्ड्स को आपने देखा हो रात के वक्त, तो बिल बोर्ड्स में लाइट पहले जमाने में नहीं, अब तो लाइटें लगाते ना, तो लाइट नहीं थी, उन पर मटेरियल चमकदार मटेरियल लगाते थे, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसपे रेज आएंगी ना, कहीं से भी हल्की सी भी लाइट आएगी तो वो शाइन कर जाएगा। देन यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये इनका ओरिजिन क्या है, सन है या मरकरी वेपर लैंप्स हैं। मरकरी वेपर के जो लैंप्स बनते हैं यूवी रेडिएशन, क्लब्स वगैरह में कैफेज में आप देखा होगा, ये ब्लू ब्लू लाइट्स होती है, नियॉन बल्ब्स कहते थे एक जमाने में इसको। तो ये यूवी रेडिएशन जो आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, इंक्यूबेटर्स में लगी होती है, बच्चों को जब जॉइंटिस आता है तो लगाते हैं उसको। तो ये यूवी रेडिएशन या तो बल्ब से बनती है या तो ओरिजिनली जो आती हैं, जो नेचुरल आती हैं, वो सनलाइट से आती हैं। सनलाइट में आईआर भी होती है, इनविजिबल लाइट भी होती है और यूवी भी होती है, ठीक है। इसके डिटेक्शन क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म डिटेक्ट करेगी और फ्लोरेसेंट केमिकल्स, ठीक है।
देन लाइट, विजिबल लाइट, ये सन से आती है, ठीक है, या तो लैंप और लेजर से आती है, ठीक है, कोई मतलब वो आपके पास कैंडल है, कोई लैंप है, कोई लेजर है, या तो सनलाइट है, ठीक है, उससे लाइट आ गई, फोटोग्राफी फिल्म को डिटेक्ट करेगी। और फोटो सेल्स भी डिटेक्ट करते हैं। फोटो सेल्स पता है क्या होते हैं? एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो हेलो, अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, हालांकि हमने तो फर्क रखा नहीं आपस में देखने में भी। अच्छा भाई, आईआर क्या है भाई? अच्छा, फोटो सेल्स की बात कर रहा था मैं, सॉरी। फोटो सेल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर सोलर पैनल्स के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के जो है ना, वो एक प्लेट होती है सोलर पैनल पे। अब कलर कर देते हैं ना, हाँ ब्लू भी आ रही है, सही है। मैं अगर ज्यादा अच्छा तुम्हें बताऊं, वो भी जैसे गाड़ियों में देखा होगा भी, कैलकुलेटर के ऊपर देखा है छोटा सा एक सोलर पैनल लगा होता है ब्लैक कलर का, तो ये फोटो सेल कहलाते हैं। वो फोटो सेल क्या होते हैं, जिन पे लाइट पड़ेगी तो इनपुट पे लाइट लेंगे, आउटपुट पे करंट देंगे, तो वो फोटो सेल्स कहलाते हैं। हाँ हाँ, तभी तो चल जाता है कैलकुलेटर, बगैर सेल के सीधे तो चलता है, ज्यादा धूप लेगा, लेगा इनपुट में लाइट, सनलाइट, और आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, तभी तो चल जाता है कैलकुलेटर। सोलर सोलर एनर्जी भी, सोलर पावर का भी तो यही जरिया है, सोलर लाइट लेता है और आगे बैटरी में करंट देता है, तो फोटो सेल कहलाती है बेसिकली। सोलर पैनल कहते हैं ना इसको आम जबान में, ये फोटो सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है आईआर, सन या हॉट ऑब्जेक्ट, या तो सन से आईआर या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होंगे वो आईआर इमिट करेंगे। इसको कैसे देखेंगे भाई? फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म तो सबको दिखा देगी ना, कोई भी वेव आएगी, कोई भी ट्रैवल करेगी, इससे कोई भी रेज आ जाएंगी। दूसरा है एलडीआर, एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तुम लोग को बताना बहुत ज्यादा प्री मेच्योर हो जाएगा, जब हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखेंगे एलडीआर क्या होता है, पूरा डिटेल टॉपिक है इसका, ठीक है। लाइट चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है तो करंट चेंज होता है, ये सारा सीन है इसका। फिर आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन है इसका ओरिजिन, और टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर्स है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में तो सोलर माइक्रोवेव एग्जैक्टली माइक्रोवेव से दी जाती है, लेकिन टीवी और रेडियो के ट्रांसमीटर्स में कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वेवलेंथ थोड़ी सी कम करते हैं ना अपने टीवी रेडियो की ट्रांसमिशन में, तो माइक्रोवेव के डोमेन में भी चली जाती है कभी कभी, ठीक है। इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं भाई? इनको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव रिसीवर्स होते हैं, या तो एरियल्स या एंटेनास होते हैं। एंटेनास नहीं होते, रेडियो वेव्स एंड ट्रांसमीटर्स, रेडियो वेव्स के लिए इसके रेडियो वेव्स के ही ट्रांसमीटर्स, जो डिश एंटीनास वगैरह रेडियो स्टेशंस पे लगे होते हैं, ठीक है। और जो उनके रिसीवर्स होते हैं, रिसीवर्स कहाँ होते हैं? रिसीवर्स आपके रेडियो के अंदर होते हैं, जो बड़े बड़े रेडियो के अंदर पहले एंटीना नहीं लगे होते सिल्वर कलर के, अब वो चिप की फॉर्म में आपके मोबाइल के अंदर होते हैं, वो दिखते नहीं होते अभी भी हैं उसमें सिल्वर और एंटीना ना। तो एरियाज कनेक्टेड टू ट्यून्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन रेडियो एंड टीवी सेट्स, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? रेडियो सिग्नल्स को, जो ट्यून इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं ना रेडियो टीवी सेट्स में, उनके अंदर वो डिटेक्ट करता है। पहले एरियाज नजर आते थे, अब अंदर बिल्ट इन होते हैं तो उसमें नजर नहीं आते, लेकिन रिसीवर होते हैं। क्या हमारा स्पेसिफिक, बस जल्दी इसको निकालते हैं, फिर इसको बंद करना। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैमा की प्रॉपर्टी क्या है? वेरी पेनिट्रेटिंग, बहुत अंदर तक घुस जाती है, ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रॉय करती है। वेरी डेंजरस, और आयनाइज्ड गैसेस, गैसेस को आयनाइज कर देगी और आयंस बना देगी, ठीक है, कंडक्शन शुरू कर देगी। एक्सरेज क्या है? वेरी, ये भी बहुत पेनिट्रेटिंग है, इसीलिए कहते हैं एक बार जो एक्सरे करवाओ फिर उसको 4 महीने तक 6 महीने डॉक्टर मना करते हैं उस एरिया का, ठीक है। आयनाइज्ड गैसेस ये भी, और कॉजेस फ्लोरेसेंस, किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे एक्सरे मारोगे तो चमकना शुरू हो जाएगा। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? इस पे कोई रे आए तो वो शाइन करे, जैसे जिंक सल्फाइड मटेरियल। फिर यूवी अल्ट्रावायलेट कॉजेस मेनी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, इंडस्ट्री रिएक्शंस के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती हैं, यानी कि अक्सर वो जॉइंटिस के बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए बच्चों को अल्ट्रावायलेट रेज मारी जाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय ग्लास, ग्लास से गुजर सकती है। आयनाइज्ड गैसेस, लाइट क्या है? कैन कॉज केमिकल रिएक्शंस, लाइट केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करेगी, बैक्टीरिया वगैरह को मार सकती है, सनलाइट है जो। रिफ्रैक्टेड बाय ग्लास, ग्लास से रिफ्रैक्ट कर सकती है, यानी कि किसी ग्लास ब्लॉक में गई तो अपना पार्ट चेंज कर लेगी। और रिफ्लेक्टेड बाय ग्लास भी होती है, रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। आईआर कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, आईआर जहाँ आएगा हीटिंग, जो भी क्वेश्चन भी कहता ना पीछे, आईआर बताया था उसमें हीटिंग। लेस स्कैटर्ड, सो यूज फॉर फोटोग्राफी थ्रू हेज एंड फॉग, फोटोग्राफी में यूज हो सकती है आईआर। माइक्रोवेव स्प्रेड अराउंड द हिल्स एंड बिल्डिंग बाय डायफ्रैक्शन, माइक्रोवेव जैसे कि अगर कोई लोअर हाई वेवलेंथ की माइक्रोवेव होगी ना, तो वो भी ट्रांसमिशन रेडियो की तरह कर सकती है, ठीक है। हमारे माइक्रोवेव ओवन में थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, लोअर वेवलेंथ की माइक्रोवेव यूज करते हैं। cause high vibration of atoms, so used for heating purpose in microwave ovens,
वाइब्रेशंस करवाते हैं हम, जो भी फूड है उसके मॉलिक्यूल्स को ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे तो वो हीट जनरेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। रेडियो वेव्स हाई हैव वेरी हाई वेवलेंथ्स, हाई वेवलेंथ इनकी, so due to high wavelength यूज फॉर रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होती है। इसके बाद हम यूजेस पढ़ेंगे इसकी, इसमें थोड़ा सा समझना है तो इसलिए अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ।